Hello student, welcome to the Zero Academy. In this lecture we will solve the word problems of exercise 3.4 from the NCERT by any method. क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर आपको किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि उसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करें. ओके बच्चों, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है अभी हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है एंड दैट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम. ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 में भी कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ इसका जो 8th पार्ट इस वीडियो प्लेलिस्ट का बी वाला जो है आप ज़रूर देखें, वो आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेवेंट है. और इन जितने भी क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन करवाने के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ. आपसे रिक्वेस्ट है कि इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर दिमाग में रखें ताकि आप आगे से आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ बोल रहा है इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, पहला इसने बोला 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है, यहाँ लिखा ना ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 को किससे, डिनोमिनेटर से. और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, लेट दी न्यूमरेटर को मैं क्या मान लूँ, x मान लिया. तो न्यूमरेटर को x मान लिया तो डिनोमिनेटर को क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे y मान लिया. देन अब यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो हो जाएगा आपका x अपॉन y. आ गया होगा आपको समझ में. अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पहला केस क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, तो ये रहा x, इसमें तो 1 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर ये रहा y डिनोमिनेटर, और उसमें से 1 माइनस कर दो. तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, रिड्यूस होके 1 बन जाएगा. और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1. जब y को इस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, 1 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. इस तरीके से सिंप्लाई का साइन ज़रूर लगाएं. आया समझ में, कितना इजी था ये, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेकेंड सिचुएशन बनाते हैं, चलो जल्दी से. तो यहाँ देखेंगे हम लोग, नाउ सेकेंड केस क्या बोल रहा है. सेकेंड केस में ये बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2. ये 1/2 हो जाएगा. कौन, जो ये फ्रैक्शन है ना ये वाला, ये आपका 1/2 हो जाएगा. कब होगा, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, मतलब हमें इस बार न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करते हैं मैंने जाए नाउ. तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x अपॉन वाई तो था ही, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर ही आपको 1 ऐड करना है केवल. तो ये डिनोमिनेटर है, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1/2 बन जाएगी, है ना. कितना सिंपल है ये वर्ड प्रॉब्लम. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1. तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. आ गया होगा आपको समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करो, देखो ध्यान से देखना है हम लोगों को. सबसे पहले अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ, रफली थोड़ा सा आपके लिए यहाँ कर दिया मैंने. यहाँ इस इक्वेशन को देखो आप, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और इधर लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. इसमें देख के बताओ मुझे कि x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है. दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है और इस वाली सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 है, और इसमें y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन में वो 1 है, और सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर भी देखोगे तो क्या है, 1. और मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन से जब इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करना ही एलिमिनेशन से है, ऊपर बोला ना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए. तो जब एलिमिनेशन से करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. हम बोलेंगे यहाँ पे जो y है हमारा ये, और ये जो y है, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है.
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, नाउ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो आप अच्छे से कर दो, ये लो। अब देखो ध्यान से, याद करो, कुछ याद आ रहा होगा कि y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, उसके साथ में देखो साइन, देखो साइन क्या है इनका, दोनों में ही माइनस और माइनस है, तो साइन भी अगर सेम होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये साइन जो है यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम, तो ये वैल्यू एक दूसरे से डिडक्ट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, -x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू बनेगा आपका 3 बन जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा x3 आ गया ना, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, इस y को इस तरफ ले जाओ और -2 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये y इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। तो फिर फाइनल आंसर भी आपको लिखना है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा आपका वो हो जाएगा 3/5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसे मैं ये कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखें। वेरिफिकेशन से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चलने के साथ साथ आपको एक तरीके से ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक बिलीव हो जाता है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पहले जो सिचुएशन बोली थी उसने क्या बोला, इफ़ एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, जैसे ये 3/5 था, इसमें भी मैं 1 ऐड करता हूँ और इसमें मैं 1 सेपरेट करता हूँ, तो क्या ये वैल्यू 1 बन जाएगी क्या? तो ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, और दोनों को कट करोगे तो कितना बनेगा, 1। क्या फर्स्ट केस वैलिड हो गया? बिल्कुल सही है। ये मैं कर रहा हूँ वेरिफिकेशन। आया समझ में? ये याद रखें कि वेरिफिकेशन कभी भी आपको एग्जाम के अंदर केवल और केवल रफ में करना होता है। आप फेयर कॉपी में कोई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपका आंसर केवल यहाँ तक, इससे ऊपर तक खत्म हो चुका है। वेरिफिकेशन सिर्फ आपके चेकआउट के लिए है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर जब क्वेश्चन करते हैं होमवर्क की कॉपी वगैरह में, तो आप बाकायदा इस वेरिफिकेशन को साइड में कहीं लिख सकते हैं, जैसे मैं साइड में हमेशा करता हूँ क्वेश्चन के साथ में, ताकि एक बिलीव हमेशा बना रहे कि मेरा क्वेश्चन सही है। सेकेंड बोल रहा है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये जैसे 3/5 था, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो आप बताओ क्या ये 3/6 हो जाएगा? कट करके ये 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही कंडीशन वैलिड हो गई। हम बोल सकते हैं हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन आया है, वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज अनदर वर्ड प्रॉब्लम, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एज वाले, तो आई होप आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। देखो, लैंग्वेज वगैरह बनाना बहुत इजी होता है। लैंग्वेज अभी मैं बोल दूँ आप आराम से इजी गोइंग लिख लोगे, लेकिन पहले समझ लो कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से। ठीक है, जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 2 पर्सन होते हैं, एक यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर है नूरी और दूसरा है आपका सोनू। तो मैंने बोल दिया कि ये आपकी नूरी है और ये आपका सोनू है। इनकी प्रेजेंट एज सबसे पहले मैं मान लेता हूँ। प्रेजेंट एज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नूरी की x मान ली और सोनू की y मान ली। ये काम आपको सबसे पहले करना है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पास्ट में जा चुका है उसके लिए मैं पास्ट, और जो आने वाला समय है उसके लिए मैं फ्यूचर वर्ड यूज़ करता हूँ। और इसी के साथ में मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी मैंने बताया था कि पास्ट में जब कभी जाते हैं तो एज में हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, और फ्यूचर में हमेशा एज क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। आज अगर मैं 20 साल का हूँ कि 5 साल बाद मैं कितने ईयर का हो जाऊँगा, तो ऑब्वियसली मेरी एज में आप क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे। और मैं कहूँ 5 साल पहले कितने का था, तो 5 माइनस कर दोगे। तो पास्ट में एज क्या करनी है आपको, पास्ट में एज को सेपरेट करना है और फ्यूचर में एज को ऐड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। चलिए 5 साल पहले चलते हैं। तो 5 ईयर अगो मतलब 5 साल माइनस कर दीजिए, तो दोनों की एज में ही क्या हो जाएगा आपका, 5 ईयर माइनस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका x -5 और ये हो जाएगा आपका y -5। और बोल रहे हैं यहाँ पे नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा थी, तो नूरी ज्यादा थी ना, तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आगे होगा समझ में, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ये आपकी सबसे पहली इक्वेशन बन जाएगी। मैंने कहा ना लैंग्वेज लिखना टफ नहीं है, वो बहुत ईजी, वो तो अभी 2 मिनट में बता दूंगा, पर पहले ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ में ही लिखा करें, जिससे आपको हमेशा याद रहे। एग्जामिनेशन में इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बहुत ईजी गोइंग जेन्युइनली आप कर सकते हो। आगे बोल रहे हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। चलिए 10 साल बाद दोनों की 10 बार, तो यहां पर दोनों की एज में क्या हो जाएगा, 10 ईयर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों में 10 ऐड हो गए, तो दैट विल बी x + 10, ये हो जाएगा x + 10। तो सोनू की एज भी क्या हो जाएगी, y + 10। इजी है, दैट इज नूरीज एज विल बी x + 10, सोनूज एज विल बी y + 10। और आगे क्या बोल रहा है, नूरी विल बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नूरी है, नूरी विल बी ट्वाइस, बोला यहाँ पे क्या, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से डबल हो जाएगी। तो किसकी एज को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल हो जाए, तो सोनू की एज को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर नूरी की एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आ गया होगा आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इसको अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, भाई एग्जाम में आ जाए तो सर हम कैसा लिखें, तो एग्जाम में आ जाए तो ऐसे लिखते हैं बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं एक एक वर्ड, देखो, लेट सो स्टूडेंट, ये आपकी पूरी प्रॉपर लैंग्वेज हो चुकी है फर्स्ट पार्ट की, कि आपको करना क्या है। यहाँ पे देखो, लेट द एज ऑफ नूरी विल बी x ईयर, तो एज ऑफ सोनू विल बी y ईयर, और 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5 और y - 5। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये सारी चीज़ देखो, x - 5 और y - 5, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, बस उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, जो मैंने इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी है। अब इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। दोनों इक्वेशन बना के फिर उसे सोल्व करना है, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से आता है। तो उसके बाद आप इसे सोल्व करें और इसके आंसर्स को फाइंड करें और फिर इसे मैच कर लीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने रही। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये आपके सामने और सेकंड इक्वेशन आपकी ये रही। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद में इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन x - 3y इज इक्वल्स टू -10 और ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये दोनों इक्वेशन रही। अब इसे सोल्व करें तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो मैंने कहा था कोफिशिएंट कोई भी इक्वल होना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं और जब कोफिशिएंट इक्वल हैं तो साइन देख लीजिए, बोले साइन भी दोनों सेम है तो सेपरेट करना है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस में y इज इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20। मतलब आपका जो सोनू की जो एज आ गई है वो आपकी 20 ईयर आ गई है। कोई दिक्कत ही नहीं रही होगी। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका x - 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू -10। तो x इज -60 इज इक्वल्स टू -10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा।
ठीक है, तो दोनों की एज आप लोगों ने यहाँ पे निकाली, ये दोनों के दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, जिसको आप बाद में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं कि एज जो होगी आपकी एज ऑफ नूरी की जो एज हो जाएगी उसे आप 50 ईयर लिखेंगे, और सोनू की जो एज है उसे आप क्या लिखेंगे 20 ईयर। इसके बाद का काम कौन सा आता है आपका, वेरिफिकेशन का। तो जल्दी से हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए ये वाला पार्ट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो जल्दी से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक की एज को 50 और दूसरे की 20 मान ली। अब चलते हैं 5 साल पहले, तो 5 ईयर अगो ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये 5 ईयर कितना हो जाएगा 5 ईयर अगो 15 ईयर। अब देखिए क्या ये नूरी जो है वो सोनू से 3 टाइम ज़्यादा है क्या, बिल्कुल है ना, सॉरी 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और 3 टाइम ज़्यादा, और मैं इन दोनों को इक्वल तभी कर सकता हूँ जब किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यही इक्वेशन हमने बनाई थी, नहीं बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरीके से अगर मैं आगे बोलूँ 10 ईयर, तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए नूरी ट्वाइस है कि नहीं है, बिल्कुल है, डबल हो गई नूरी इससे, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा रफ में कहीं साइड में लिख लें ताकि आपके आंसर्स जो हैं वो हमेशा बने रहें। पर ये याद रखना वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन में नहीं करना होता है, फेयर कॉपी में आप रफ में करके ज़रूर चेक कर लें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में बात करी है इसने 2 डिजिट नंबर्स के बारे में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, और आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सिंपली आपने देखा होगा कि 10 से लेकर 99 तक के डिजिट को हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। जनरली कभी किसी बच्चे से बोलते हैं तो मैंने कहा कि जैसे 54 लिखो, 62 लिखो, कोई भी वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो मैंने कहा ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो बोला हाँ सर ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब इन 2 डिजिट नंबर को अपन एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बच्चे बोलते हैं सर अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इसे x और y ऐसे लिख दीजिए। हो सकता नहीं हो सकता x y, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बच्चे क्या होता है कि एल्जेब्रिक फॉर्म में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे की तरफ आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करता है रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या वर्ड यूज़ कर रहा है ये, रिवर्सिंग द ऑर्डर। देखो इसमें कहाँ समस्या आती है, जैसे मैंने कहा 54 और इसको रिवर्स कर दीजिए तो आप क्या लिखोगे 45, मतलब ये वैल्यू इसकी जगह और ये वैल्यू इसकी जगह चली जाएगी और ये बन जाएगा 45। तो क्या आप 54 और 45 में डिफरेंस पता कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये नंबर है एक्स वाई, इसको रिवर्स कीजिए, आपने कर दिया सर वाई एक्स, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही है क्या या अलग अलग है, जल्दी से सोच के बताइए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आपने लिखा है एक्स वाई विच मीन्स एक्स इंटू वाई कंसिडर होता है वो। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया वाई एक्स तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इन दोनों को कैसे भी लिखें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब रिवर्स करना पड़ेगा डिजिट को तब जाके आगे प्रॉब्लम आती है। इस वजह से नंबर को ऐसे कंसिडर नहीं करते हम डायरेक्टली। तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, तो फिर प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मैंने कहा ये 54 है, तो इसको 2 डिजिट नंबर में अगर रिप्रेजेंट करना हो प्रॉपर तरीके से तो वो लिखा जाता है ऐसे 10 इंटू 5 और प्लस में 4। यहाँ देखो ध्यान से, आया समझ में। अब जैसे ये 45 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 4 और प्लस में 5। आ गया होगा समझ में। इस तरीके से 2 डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ये आपने क्लास 6, 7 या मे भी अगर मुझे जितना पता है 8th में आया होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये 54 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस तरीके से, 45 को मैंने लिखा है ऐसा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर यहाँ जैसे आपने बोला ना ये इस नंबर को 54 को आपने ऐसे कंसिडर किया कि दैट इज़ एक्स वाई, तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 और x किसको कंसिडर किया था 5 को, तो ये हो जाएगा x और प्लस और 4 की जगह पे हो जाएगा आपका y। ये आपका प्रॉपर मैनर होता है 2 डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन। आ गया समझ में, जिसमें ये जो 4 हैं वो 1s प्लेस होता है, याद करो, और ये कौन सा प्लेस होता है 10s प्लेस। समझ में आ रहा होगा आपको,
दैट इज वंस प्लेस एंड दैट इज टेंस प्लेस। इसी तरीके से अगर मैं इस नंबर के लिए बोलूँ आपको, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा y, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा आपका, ये x हो जाएगा, ये टेंस प्लेस हो जाएगा। तो याद रखें 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट है आपको। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जेन्युइनली लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ आप लिख दीजिए साथ में 2 डिजिट नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 10x प्लस y। किसी किसी बुक में वो 10y प्लस x भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लिखें, साथ में ये चीज़ भी आप ज़रूर लिखें कि इसके अंदर टेंस प्लेस क्या है और वंस प्लेस क्या है। तो यहाँ पर जो आपका y है वो वंस प्लेस काउंट होगा, और जो ये x है वो आपका टेंस प्लेस काउंट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप पहले कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्डअप करके लिखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़े, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करें। हाँ तो बच्चों, तो ये रहा आपका सोल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, 2 डिजिट नंबर की बात करी है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। ठीक, अभी हमने क्या बोला था, तो हमने मान लेते हैं लेट दी 2 डिजिट नंबर्स, क्या माना अपन ने, 10x प्लस y, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिसमें आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, हियर क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट, उसको क्या कंसिडर कर लिया अपन लोगों ने, ये आपका हो जाएगा y, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, टेंस डिजिट ये हो जाएगा आपका x। कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ये दोनों डिजिट आपकी हो जाएगी, जिसके साथ में नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका ऐसा रहेगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ऐसा बन जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करना है, तो आगे क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स, अब जैसे मैंने कहा ना 54, तो 54 को आपने लिखा 10, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4। तो इनकी जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 5 और 4 ही तो हैं, 10 थोड़ी काउंट करते हो आप क्या करते हो, इनके डिजिट्स बताओ क्या क्या हैं, तो एक तो 5 और एक 4। तो यहाँ पर इनके डिजिट्स क्या हो जाएंगे, एक तो x और दूसरा y हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों डिजिट का सम कीजिए, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल। तो मैंने कर दिया ये, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। कितना आसान है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो सेकंड सिचुएशन बनाते हैं। इसने बोला कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये जो आपने यहां ले रखा है, इस वाले नंबर की बात करी। इस नंबर का 9 टाइम्स जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, विच मीन्स कि यहां पर जैसे देखो नाउ, अब मैं कर रहा हूं, जो ये आपने नंबर लिया था दैट इज 10x प्लस वाई, इस नंबर का इसने बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम आप करोगे, 9 टाइम, इसका 9 टाइम मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपका 2 का 9 टाइम्स कितना होता है, 2 इंटू 9 दैट इज 18, ये इसका 9 टाइम हो जाएगा। तो इस नंबर का 9 टाइम आपने बोला, चलो इस नंबर का 9 टाइम हो जाएगा ये, तो इस नंबर का जो एक्चुअल नंबर थे उसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर थे इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था ना 54 रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 45, तो जो ये लिखा वो क्या लिखा जाएगा 10 और 4 और यहाँ पर 5, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो x हैं और जो y हैं वो दोनों ही एक दूसरे के प्लेस को क्या कर देंगे, आपके चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये x ये y दोनों एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये जो एक्चुअल नंबर है ना ये वाला, इसका 9 टाइम्स जो इसके ऑर्डर को रिवर्स करोगे उसके किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस के, 2 टाइम के। ये क्वेश्चन ने बोला, मैंने लिखा। अब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो आराम से, तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y और प्लस में 2x हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ जिधर भी आपको ट्रांसपोज करना है आप करें। तो यहाँ पर जो इसको ट्रांसपोज करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज़ जो बनेगी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा,
कि ये 90x, ये 2x इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ इज एम्प्लाई का साइन ज़रूर लगाएं आप। तो ये हो जाएगा आपका 88x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 11y इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। कितना सिंपल है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। नीचे लाइन ड्रॉ करी। अब जल्दी से खुद ही आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो y हैं इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 दोनों सेम हैं, और साइन क्या है, अलग अलग हैं। और आपको पता है कि अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। याद नहीं हो, पता नहीं चले तो पार्ट 7 को ज़रूर देख लेना। तो साइन ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे वाले साइन पे। तो ये हो जाएगा आपका 9x, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। आ गया होगा समझ में आपको। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे एक, ये अब हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। तो अगर आपने x 1 रखा तो y कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये आपका तो रिक्वायर्ड नंबर, अब आपको लिखना है यहाँ पे रिक्वायर्ड जो नंबर आपका बनेगा एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा। अब देखो x की जगह पे 1 रखो तो यहीं रखो आप 10, और ये 1 और प्लस में 8 कितना बन जाएगा आपका, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा आपका 18 आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना कि 2 डिजिट नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आंसर्स को चेक कर सके कि हमने गलती नहीं करी है। क्योंकि एग्जामिनेशन में करने के टाइम पे अगर मान लो आप अगर 1 मिनट ज़्यादा भी ले लोगे ना बेटा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को सही करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। देखो ध्यान से, अब ये जो 18 है आपके नंबर, अब इन दोनों यहाँ मैं कर रहा हूँ वेरिफिकेशन। इसको आपको एग्जामिनेशन में तो फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन आप अपने होमवर्क की कॉपी में वेरिफिकेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18, तो 18 1 प्लस 8 कितना होता है आपका, 9। बिल्कुल सही है। और अगर मैं कहूँ कि 18 का 9 टाइम्स, बोला था ना इसने कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उसका अगर आप 9 टाइम करोगे तो इस नंबर का जो रिवर्स करोगे, रिवर्स क्या हो जाएगा 18 का, 81, और इसके 2 टाइम के इक्वल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों ही वैल्यू 162 और 162 आ जाएगी, मतलब हमारा आंसर सही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मीना वेंट्स टू बैंक, ये रही भाई अपनी मीना, और मीना जाती है एक बैंक के पास, ठीक है, टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, और इसको कितने रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, टोटल 2000 रुपीज़ की। चलिए ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर, ये रही मीना, इसने कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 रुपीज़, क्या बोला इसने, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मतलब इसने बोला कि मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन मुझे उसमें 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए, और कोई अलग नोट नहीं चाहिए। तो नोट्स कितने हो गए आपके पास, 2 नोट हो गए कि नहीं हो गए, एक तो 50 वाले हो गए और एक 100 रुपीज़ वाले हो गए। समझ में आया टोटल आपको, इतने नोट्स उसको, उसने बोला था कि मुझे यही नोट आपके चाहिए, बोले ठीक है। और मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और उसने टोटल कितने नोट मिले उसको, 25। हो सकता है कि उसे 50 रुपये के यानी 50 रुपीज़ के 10 नोट्स मिले हो। कितने नोट्स मिले हो, 10 नोट्स मिले हो। और 100 रुपीज़ के हो सकता है उसे 15 नोट्स मिले हो सकता है उसे 20 नोट्स मिले हो, कितने भी मिले मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिलने चाहिए, टोटल 25। तो टोटल जो नोट्स हैं उसके पास, टोटल जो नोट उसके पास हैं वो कितने हैं, 25 नोट्स, ये उसके पास टोटल है। और मीना के पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो दे रखा है 22,000, सॉरी टोटल अमाउंट उसको कितना, उसका कितना दे रखा है, 2K, दैट इज 2000 रुपीज़। इन दोनों में ही आपकी पूरी इक्वेशन खत्म हो चुकी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से मैं इसकी सिचुएशन बना देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो केस बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं
लेट दी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। मान लो 50 रुपए के नोट जो मीना को मिले थे, ये जो कैशियर भाई साहब है ना, इसने 50 रुपए के नोट भी दिए और 100 के नोट भी दिए, ये 50 के भी कुछ नोट दिए और 100 के भी कुछ नोट दिए। तो मैंने कहा 50 रुपए के मान लो एक्स नोट मिले और 100 रुपीज़ के मान लो वाई नोट्स मिले। आया नहीं आया समझ में? तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, सॉरी फर्स्ट केस, पहले केस के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है कि उसने क्या किया, 2000 रुपीज़ उसको मिले, तो यानी 50 रुपीज़ के एक्स नोट मिला के और 100 रुपीज़ के वाई नोट मिला के टोटल कितने रुपए मिले उसे, 2000 ये नोट उसको मिले। आया नहीं आया समझ में? ठीक है ना। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, तो ये 2000 रुपये तब बने जब उसने इतने नोट, तो एक्स नोट तो 50 रुपीज़ के लिए और वाई नोट उसने 100 रुपीज़ के लिए, दोनों मिला के उसके 2000 रुपीज़ हो जाते हैं। आ गया होगा आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। लेकिन हाँ साथ में एक ध्यान रखें, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बोले हाँ 50 ही कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, और यहाँ हो जाएगा 40। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, मीना गॉट 25 नोट्स, उसको टोटल 25 नोट ही मिले, तो x तो यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस के अकॉर्डिंग x प्लस वाई, दोनों नोट मिला के उसे कितने नोट मिले, 25। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कितना इजी है क्वेश्चन। अब दोनों से क्या कर दीजिए आप, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या दोनों में कोफिशिएंट किसी में सेम है, बोले हाँ x में सेम है, साइन सेम है, बोले हाँ सेम है, तो दोनों में क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। दोनों में सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू, और 40 में से 25 गया तो 15। आ गया आपको समझ में। एंड नाउ अब किसी भी वैल्यू में इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे सेकंड में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रखा तो x कितना आ जाएगा आपका, 10 आ गया। आया नहीं आया समझ में? तो ये आपके दोनों वैल्यूज आ गई। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। दोनों नोट मिला के x हो जाएंगे 10 नोट्स, y हो जाएंगे 15 नोट्स, ये दोनों मिला के 25 नोट बन गए, बिल्कुल बन गए। और इन दोनों 10 नोट्स किसके हैं, x क्या माना था आपने, बोले x माना था 50 रुपये के नोट के, तो 50 रुपीज़ के उसके पास टोटल 10 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़। और 100 रुपीज़ के उसके पास 15 नोट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1500, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़। आया नहीं आया समझ में? तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे आपके, वैलिड हो गए। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जैसे अभी तक किए हैं वैसे ही हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है, ये आपकी स्कूल में भी होगी लाइब्रेरी, तो वो मैम ने क्या कर रखा है, एक रूल्स बना रखा है कि उसने क्या कर रखा है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। स्टार्टिंग के जो 3 दिन आप उस बुक को रखोगे ना, उसके फिक्स चार्जेस हैं। मान लो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि आपने किसी बुक को जैसे 4 डेज रखा है, मान लो 4 डेज रखा है, और मैं कह दूं कि 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो 20 रुपीज़ है, और फिर पर डे का जो चार्ज है पर डे वो आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा। दो चीज़ें होगी नहीं होगी। अगर आपने 4 डेज के लिए वो बुक रखी है तो बताइए आप कितना पे करोगे। तो 4 डेज में से 3 डेज तो फिक्स है ना, उसका तो कोई चेंजेस आप कर ही नहीं सकते, तो वो तो 20 रुपीज़ आपको देना ही है। अब बचा कितना दिन, एक दिन और बचा हुआ है, तो एक दिन का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 10, तो टोटल कितना 30 रुपीज़ दोगे। मैं आपसे कहूँ आपने 7 डेज वो बुक रख ली, चलो अब बताओ कितना होगा, कर लिया होगा आप लोगों ने। पहले तो स्टार्टिंग के 7 डेज का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डेज प्लस 4 डेज। 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है कितना, 20 रुपीज़, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। इवन भले ही आपने एक दिन भी बुक रखी हो, लेकिन 3 दिन का फिक्स चार्जेस हैं 3 डेज का। आपने एक दिन रखी लेकिन आपको 20 पे करना है, तो 3 डेज के 20 हो जाएंगे, प्लस पर डे कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 10 रुपीज़। तो 4 डेज एक्स्ट्रा रखी तो 4 × 10 40 रुपीज़, टोटल 60 रुपीज़ वो पे करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो फिर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी देखिए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, स्टार्टिंग के दिन के जो 3 डेज है उसके फिक्स चार्जेस है। तो यहाँ पहले लिख लो आप लोग, लेट द फिक्स्ड चार्ज, चलिए भाई, फिक्स्ड
चार्ज इज इक्वल्स टू कितना ले लिया अपन ने, एक्स रुपीज़। और ये याद रखना है फॉर 3 days, ये केवल 3 दिन का फिक्स चार्ज है, इसको एक्स रुपीज़ मान लिया आपने। एंड एन एडिशनल चार्ज, ये जो एडिशनल चार्ज है, 2 चार्ज हो गए यहाँ पे, एक तो फिक्स चार्ज जिसको आपने क्या माना था एक्स, और एडिशनल चार्ज को आपने मान लिया, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं एडिशनल चार्ज, इसे मान लिया मैंने वाई फॉर ईच डे, हर दिन के लिए। देर आफ्टर, उसके बाद में जितने भी दिन रखेंगे उनका पैसा। अब आगे बोल रहे हैं सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ये रही सरिता, ठीक है, और ये रही सूजी। इसने बुक रखी है 7 days के लिए, और सूजी जो है आगे देखते हैं, इसने अच्छा 7 days के लिए रखी है, और इसने टोटल पे किया है कितना, 21 रुपीज। 7 days का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो 3 days क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है, और 4 days जो ये एक्स्ट्रा एडिशनल डेज हैं, और इन दोनों का मिला के 21 रुपये होते हैं इसके, सॉरी 27, आई एम सॉरी फॉर दैट, 27। और फिर आगे बोल रहे हैं कि सूजी पेज 21 रुपीज़ पेड, सूजी ने 21 रुपीज़ दिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, इसने 5 days रखे। 5 days में से 3 तो फिक्स चार्ज वाले दिन हैं, और 2 days इसने एक्स्ट्रा रखी। आया नहीं आया समझ में, टोटल कितना 21 पे किया। तो यहां लिख देता हूं इन केस ऑफ सरिता, पहले सरिता का केस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सरिता का केस क्या हो जाएगा, यहां देखोगे ना अगर आप ध्यान से, तो ये तो हो गया 3 days, तो ये तो हो गया एक्स रुपीज़, और फिर बोल रहा है 4 days एक्स्ट्रा रखा, कितने 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा, तो 4 इंटू और एडिशनल चार्ज कितना लिया अपन ने, वाई, तो ये हो जाएगा वाई। तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज, और ये 4 दिन का एडिशनल चार्ज, कितना टोटल पे किया इसने 27। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना ईजी है। सूजी की बात करते हैं अपन, ये सूजी मैडम है अपनी, इनके फिक्स चार्ज, इसने टोटल 5 days रखा, 5 में से फिक्स चार्ज तो ये हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग की जो 3 दिन है उसका फिक्स चार्ज, और 2 दिन इसने एक्स्ट्रा रखा तो 2 वाई हो जाएगा, और ये टोटल पे किया इसने 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। कितना ईजी है बताओ मुझे, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले यहीं कर लेते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या दोनों में किसी एक के कोफिशिएंट सेम है, बोले हाँ एक्स के सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिए, सेपरेट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो एक्स एक्स तो हट ही जाएगा, 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल्स टू 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। यानी कि पर डे का जो चार्जेस हैं वो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 3 रुपीज़ हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद में इसने बोला है आगे कि फिक्स चार्ज तो किसी भी वैल्यू में रख लीजिए, जैसे इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगा x + 2 और y हो जाएगा ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा x 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x = 15। यानी कि आपके पर जो फिक्स चार्जेस है ना 15 रुपये हैं वो। अब आपने मान लो वो बुक केवल 2 दिन ही पढ़ी तो आपको 15 रुपीज़ पे करना है, 1 दिन पढ़ी तब भी आपको 15 पे करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ देख लीजिए x कितना है 15 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 15 रुपीज़ + 4 इंटू जो एडिशनल चार्जेस हैं वो 3 रुपीज़ का है, तो ये हो जाएगा 15 + 12, टोटल सम कितना हो जाएगा इसका 27 रुपीज़। इसी तरीके से इसका जो 3 days था तो ये हो जाएगा 15 + 2 इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6 + 15 कितना हो जाएगा 21। आया नहीं आया आपको समझ में, तो लास्ट में आंसर में लिख देना आप लोगों को कि ये आपका एडिशनल चार्ज हो जाएगा और ये आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आप हमेशा थोड़ा सा दिमाग में रखा करें, और ये आपकी बुक के लिए एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज हो जाएगी कि इतनी सी लैंग्वेज आपकी इनफ होती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए डाउट का, तो मैं उसके आंसर्स जो हैं वो किसी न किसी फॉर्म में आपके पास पहुंचा दूंगा। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। गुड लक, हैव ए नाइस डे।